हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर आपका जो पार्टनरशिप फंडामेंटल का। इसमें आज हम कुछ थ्योरी पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप इस चैप्टर को इजीली समझ सकें। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। तो जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन जॉइंस है ना हैंड्स टू सेटअप अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, प्रॉफिट लॉस बांटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप क्या इज द रिलेशन है ना बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कहीं ना कहीं सब एक के तरफ या एक सबके तरफ से क्या कर रहा है, एक डिसीजन ले सकता है, एक डीलिंग कर सकता है, बिजनेस को कैरी कर सकता है। इस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। अब पर्सन जो एंटर होता है पार्टनरशिप में, उसको हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म्स कहते हैं। और जिस बिजनेस मतलब जिसके नाम के अंदर वो बिजनेस रन हो रहा होगा उसको हम फर्म्स नेम बोलेंगे। द पार्टनरशिप नेम हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर कंस्टिट्यूटिंग इट। मतलब पार्टनरशिप की जो फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनर से। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर सेम। ठीक है, मतलब उनकी कोई भी एक तरीके से अलग अलग आप क्या कह सकते हैं कि सेपरेट एंटिटी नहीं होती, मतलब अलग अलग नहीं माना जाता है, दोनों ही एक ही चीज़ मानी जाती है। अब इसके बाद है टू असेंशियल फीचर। सबसे द असेंशियल फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के? सबसे पहला तो दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, क्योंकि सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। तो इसमें लिमिट है मैक्सिमम नंबर की, तो 464 कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर है ना फर्म, बट द नंबर ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी मोर देन 100। इसके अलावा एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप एक बीच में, है ना। ये एग्रीमेंट हमने देखा है कि ओरली भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है। तो बट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, तो पार्टनरशिप जो डीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आपकी रिटर्न होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड क्या है या एग्रीमेंट क्या है? इज दैट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू अ बिजनेस, share its profit and loss. The partnership becomes the basis of relationship between the partners. It is not necessary that such agreement is in written form, and oral is equally valid. But in order to avoid disputes, it is preferred that the partners have written agreement. इसके अलावा बिजनेस होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप बना ली, कोई बिजनेस ही नहीं है तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं कह सकते। और मेरे को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। इसके अलावा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है एक सबके बिहाफ में बिजनेस को कैरी कर सकता है और सब मिलके एक के हिसाब के डिसीजंस ले सकता है। तो इसका मतलब यही होता है कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस स्टेटमेंट हैज टू इंपॉर्टेंट implications क्या? फर्स्ट, एवरी पार्टनर इज entitled to participate in the conduct of affair of the business. Second, there exists a relationship of mutual agency between all the partners. इसका मतलब है each partner carrying on the business is the principal as well as agent of all the other partners. He can bind other partners by his act and also is bound by the act of other partners with regard to business of the, मतलब यदि कोई एक पार्टनर डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन सारे ही पार्टनर्स के ऊपर बाउंड होगा, और यदि सारे पार्टनर्स मिलकर कोई एक डिसीजन लेते हैं तो वो एक पार्टनर्स के ऊपर बाइंड होगा। दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अगला है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनरशिप, अगर आप कोई तरीके की पार्टनरशिप कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट में मस्ट बी शेयर प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। तो द डेफिनेशन कंटेन इन पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन टू who agree to share profit in the business and the sharing loss is implied। क्योंकि प्रॉफिट अगर है तो लॉस भी है, तो दोनों ही शेयर करते हैं पार्टनरशिप में। इसी को आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स कह सकते हो पार्टनरशिप का। मगर इफ सम पर्सन ज्वाइंस द पर्पस ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी, इट विल नॉट बी डिटरमाइंड एज पार्टनरशिप। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें कैसी लाइबिलिटी है? तो ईच पार्टनर इज लाइबिलिटी जॉइंटली विद ऑल द पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म विच वाइल ही इज़ अ पार्टनर। मतलब जब तक वो पार्टनर है, जब तक फर्म ने किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट या किसी भी तरीके का कोई लाइबिलिटी क्रिएट करी होगी तो सारे पार्टनर्स के लिए बाइंडेड होंगे। नॉट ओनली दैट, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड। और इसके अलावा उनकी लाइबिलिटीज भी जो होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट देयर प्राइवेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज टू पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। मतलब यदि अगर बिजनेस उसके फर्म्स के जो डेब्ट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको पे नहीं कर रहा, पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट भी होंगे उनको भी सोल्ड करके क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, मतलब उनके कैपिटल के बियॉन्ड भी उनको पैसा
यदि कोई लाइबिलिटी बनती है तो पे करना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन रिजल्ट एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट require that the agreement must be in writing, but wherever it is in writing, the document which contain the terms is called as partnership deed। तो एक राइटिंग रिटर्न एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स के बीच में है फर्म को चलाने का, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, पार्टनर्स का क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, कितना क्या कंट्रीब्यूट उन लोग कैपिटल करेंगे, इनके अलावा उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसा क्या रहेगा, और पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या मिलेगा, ये सारे ही क्लॉसेस क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड में। और हम इसको अल्टर भी कर सकते हैं, अल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं इसको, किसके कारण, किसके साथ? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यदि सारे पार्टनर्स चाहते हैं कोई चेंजेस अगर डीड में हो जाए या रिटर्न जो एग्रीमेंट है उसमें हो जाए, तो पार्टनर्स कैन डू सो। The deed should be properly drafted and prepared as per provision of Stamp Act and preferred registered with the registrar of the firm। तो ये प्रॉपर एक तरीका होता है, उसको प्रॉपर उस तरीके से बनाना पड़ता है डीड को। इसके अलावा कंटेंट क्या हो सकते हैं इसमें? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, मेन बिजनेस फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, अकाउंटिंग पीरियड्स क्या फॉलो करेंगे, कमेंसमेंट कब हुआ पार्टनरशिप्स, ऑपरेशंस उसके बैंक अकाउंट के, प्रॉफिट लॉस शेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट अगर है कोई सा, सैलरी कमीशन अगर पार्टनर्स को किसी को देना, राइट्स ड्यूटीज़। इसके अलावा लॉस का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी किस तरीके से होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे डिसोल्यूशन के टाइम पे, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट। मतलब सारी ही चीज़ें पार्टनर्स पहले ही अपनी पार्टनरशिप डीड में बना के रख लेते हैं। Any other matter relating to conduct of the business. Normally, the partnership deed cover all the matters after affecting relationship of the partners among themselves. However, if there is no express agreement on certain matters, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply। अब क्या है पार्टनरशिप का? अगर नो डीड होगी, इनके बीच में कोई डीड ही नहीं, तो जब डीड ही नहीं होगी तो जो प्रोविजंस होंगे काय के पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो अप्लाई होंगे। अब हम देखें इसमें जरा कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हम बात करते हैं, और डीड क्या है? साइलेंट है। साइलेंट का मतलब है देयर इज नो डीड बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। इसके अलावा यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, तो अगर इनके बीच में डीड एब्सेंट है तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। तो नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म एज अ मैटर ऑफ राइट। हाउएवर द इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एक्सप्रेस्ड बाय द partner, thus no interest is capital is payable when partnership deed is silent on the issue। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका भी सेम चीज़ है, क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, डीड नहीं है, मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू एनी ऑफ द पार्टनर्स ऑन ड्राइंग एज वेल एज कैपिटल। बट इंटरेस्ट ऑन लोन देयर इज अ रेट दैट इज 6% पर एनम टू बी प्रोवाइडेड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इसके अलावा रेम्यूनरेशन अगर फर्म की बात करें तो रेम्यूनरेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन ऑल हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि पार्टनर्स अगर प्रॉफिट और लॉस डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, बाकी कुछ भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। Apart from the above, the Partnership Act specify the subject to contract between the partners. If a partner derives any profit, him, herself, any transaction from the firm or use of property or the firm business connection, he shall account for the profit and pay it to the firm। तो ये जनरली हमें आते हैं क्वेश्चन 1 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि ए ने फर्म का पैसा यूज़ करके क्या करा? प्रॉफिट अर्न किया। तो क्या ए को वो जो प्रॉफिट अर्न किया है वो फर्म जो अदर पार्टनर्स हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि नहीं? तो आपको बताना है कि यस, कि कोई भी एसेट यदि या कोई भी कैश वगैरह फर्म का या प्रॉपर्टी वगैरह फर्म की जो फर्म से कनेक्टेड है उसका यूज़ करके यदि किसी भी तरीके का इकोनॉमिक बेनिफिट कोई पार्टनर करता है तो वो पार्टनर्स को बाकी पार्टनर्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। If a partners carry on any business of the same nature and competing with that of the firm, he shall account to pay for him all profit made by him, her in that business। ये भी है कि अगर कोई बिजनेस सिमिलर बिजनेस कर रहा हो तो उसका भी जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब हमें देखना है यहाँ पे दो तरीके के हमारे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके दो अकाउंट आते हैं। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये एक्सटेंशन है का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जनरली हम जब पार्टनरशिप होती है तो इसको प्रिपेयर करते हैं, और ये बताता है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच।
All the adjustment respect to partners salary, partners commission, interest on capital drawings are made through this account. Start with the net profit or net loss एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके हम पहले एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप फॉर्मेट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या बनेगा, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी पार्टनर्स होंगे, इसके अलावा अगर लॉस गिवन है तो बाय टू नेट लॉस, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर्स होंगे ए बी को वो प्रोवाइड कर देंगे हम। सैलरी कमीशन अगर कोई पैसा ट्रांसफर किया है रिजर्व में तो वो। अब आप क्या करोगे, क्रेडिट और डेबिट का दोनों का क्या करोगे, टोटल करोगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा डेबिट से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा काय से, क्रेडिट से, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो जैसे इस केस में यहाँ पे लॉस दिया, इसका मतलब इस साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, यदि क्रेडिट का ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट। तो याद रखना है आपको, ये सारे पार्टनर्स को बांट देना है इन देयर ओल्ड रेशियो, जो भी उनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो। अब यदि हम एंट्री की तरफ जाएं तो एंट्रीज भी इजी हैं, अगर आपको अकाउंट बनाना आ गया तो एंट्रीज भी आ जाएंगी। सबसे पहला आप क्या करोगे, प्रॉफिट उतारोगे, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस टू, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा यदि लॉस होगा तो लॉस डेबिट साइड जाता है, इसलिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको याद रखना है डेबिट साइड जाता है, तो इसको आपको क्या कर देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर देना है। ठीक है, इसमें आपका पहले अलाउ करोगे आप इंटरेस्ट, तो अलाउ करने की एंट्री तो आपका लॉस है एक तरीके से, तो डेबिट ही होगा। और फिर अलाउ करके आप किस में, अप्रोप्रिएशन में उसको शो करोगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी पी एन एल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप पार्टनर से चार्ज कर रहे हो तो इनकम है आपकी, पहली एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर आप क्या करोगे, इसको पीएनएल में शो करोगे, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगला है हमारा पार्टनर सैलरी। तो यदि सैलरी की बात करो तो पहले सैलरी आपने अलाउ करी पार्टनर्स को, तो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर आप इसको अप्रोप्रिएशन में शो कर दोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। यदि कमीशन की बात करो तो कमीशन भी पार्टनर्स की क्या है, एक तरीके से बिजनेस की लॉसेज है, एक्सपेंस है, मगर पार्टनर्स की इनकम है, तो डेबिट हो जाएगा कमीशन टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाद में आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इसको डेबिट साइड में शो कर दोगे, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। इसके अलावा अगर रेशियो में अगर आपका प्रॉफिट आता है तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और यदि लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि फर्म लॉस सफ़र करता है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, किसी को भी अलाउ नहीं करेगा फर्म। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज थी बेसिक्स। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यदि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए देखें तो यहाँ पे दो तरीके के अकाउंट बनते हैं हमारे, एक फिक्स्ड तरीके से और एक फ्लक्चुएटिंग तरीके से। फिक्स्ड में हमें याद रखना है दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, जिसमें एक कैपिटल अकाउंट आता है और एक करंट आता है। वहीं यदि फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो एक सिंगल अकाउंट बनता है जिसको हम पार्टनर्स का क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में ड्राइंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर पोस्टेड टू करंट अकाउंट एंड नॉट इन कैपिटल मिड। मतलब सिंपल है कि आपका जो भी सारे एडजस्टमेंट्स होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पार्टनर्स को, करंट में आएंगे। कैपिटल में खाली क्या आएगा, यदि कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है एडिशनल कैपिटल, और या तो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, तो वो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू शो करेंगे। मगर वहीं फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग में ऑल द एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर पोस्टेड इन कैपिटल, सारी ही चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन्स, वही बताया अभी कि अगर इसमें कोई एडिशन कैपिटल एडिशनल या विड्रॉवल नहीं लेके आएगा जब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और इसमें जो कैपिटल में है वो हर साल क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, और जनरली कैपिटल अकाउंट में समटाइम शो अ डेबिट बैलेंस। तो यदि फॉर्मेट की बात करें फिक्स्ड से, तो दो हमारे अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सबसे पहले बीडी उतारोगे, अगर कोई नया एडिशनल कैपिटल लाया तो बैंक, अगर विड्रॉ करा तो टू बैंक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो जो भी डिफरेंस या क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया है, मगर वो बैलेंस काय का होना चाहिए, खाली करंट अकाउंट का, तो उतरेगा, नहीं दिया तो कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था, इस साइड आप क्या लिख दोगे, टू बैंक, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लॉस अगर है, अब आप दोनों साइड का माइनस करोगे, यदि क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो आपका डिफरेंस किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड, जो कि लॉस ऑफ कैरी डाउन सी डी आ जाएगा। और अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो बैलेंस बाय बैलेंस सी डी आ जाएगा। फिक्स्ड में हम दोनों को ही ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमारा करंट प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन भी उतर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी,
इसके अलावा बैंक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जब हम करंट को और कैपिटल को दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारा कौन सा बन जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग। अब यदि आगे देखें तो हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है कि अगर नहीं है डीड तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, मगर यदि डीड है तो अगर पार्टनर्स किस तरीके का कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उस हिसाब से हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो भी कैपिटल का अमाउंट होगा इंटू रेट अपन क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इसके अलावा यदि उनका पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे आपने बोला कि पूरे साल में 1 तारीख को ही उसने ड्राइंग करी और कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो आप पूरे 12 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। यदि वो बोले साल में और एडिशनल कुछ कैपिटल लाया है तो आप जो भी रिमेनिंग मंथ्स के कैपिटल्स होंगे या रिमेनिंग मंथ्स का जो भी इंटरेस्ट होगा वो ऐड कर दोगे उसमें। जैसे बाई चांस पार्टनर 1 अप्रैल को लेके आया है कैपिटल 1 लाख रुपए का, और बाई चांस 1 अक्टूबर को लेके आया है, आपका कैपिटल जो लेके आया था वो बाई चांस 50,000, तो आप ये जो 1 लाख होगा इस पर पूरा 12 महीने का चार्ज करोगे। और यदि इसकी बात करो तो इस पर खाली कितने मंथ्स का चार्ज लगेगा 6 मंथ का, तो दोनों का आप जब ऐड कर दोगे तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है जो ड्राइंग्स से क्वेश्चंस आते हैं, ड्राइंग्स का एक सिंपल फार्मूला तो आपका यही होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। मगर यदि अलग अलग केसेस के हिसाब से आपको दिया हुआ है तो हम से 12 मंथ्स का जो कैलेंडर ईयर है उसको लेके चलते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये हमारे टोटल 12 मंथ्स हो गए। अब वो कह रहा है कि हर महीने के शुरू में यदि पार्टनर्स ड्राइंग करेगा तो इसमें हमें याद रखना है फॉर्मूला लगेगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एवरेज पीरियड का, है ना। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय। तो यदि मैं देखूँ यहाँ पे अगर हर महीने की शुरू में ड्राइंग करेगा तो पहली ड्राइंग 1 जनवरी और लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को करेगा। तो यदि 1 जनवरी और 1 दिसंबर को कर रहा है तो पहली ड्राइंग के बाद इसके पास बचेंगे कितने मंथ्स, 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे कितने 1 मंथ्स। तो 12+1 कितना होता है 13/2, दैट इज 6.5। तो हमें याद रखना है यदि हर महीने की शुरू में वो ड्राइंग करेगा तो 6.5 महीने पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। यदि वो हर महीने के एंड में ड्राइंग करेगा तो पहली ड्राइंग के बाद आपका कितना बचेगा 11 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग के बाद बचेगा 0, तो आपका जो एवरेज पीरियड हो जाएगा वो 5.5 मंथ्स हो जाएगा। यदि मिडिल में ड्राइंग करेगा तो पहली के बाद आपका 11.5 मंथ्स बचेगा, क्योंकि एक महीने को यदि 0.5 मानो और लास्ट को यदि 0.5 देखो तो आपका कितना मंथ्स आ रहा है 6 मंथ आ रहा है। अब यदि पार्टनर्स क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं, क्वार्टरली का मतलब हर 3-3 महीने में, तो यदि बिगिनिंग है क्वार्टर की तो टोटल 12 मंथ्स बचेंगे, और एंड है तो 3 मंथ्स बचेंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो पहला मंथ होगा वो उसके बाद कुल 3 मंथ्स बचेंगे। तो हम 12+3/2 कर देंगे, दैट इज 7.5। यदि मिडिल में वो ड्राइंग करेगा तो हम 1.5 मंथ्स के बाद ड्राइंग करेंगे, 1.5 मंथ्स में ड्राइंग करेंगे, तो यह हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 11.5, 10.5। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय, तो 10.5 प्लस डिवाइडेड बाय 2 तो इस 12/2 दैट इज 6। तो यहाँ पे हमारा 1.5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.5, तो 10.5 और 1.5 हो गया आपका 6 मंथ। अगर एंड में ड्राइंग करेगा तो एंड में आपका सीधा 9 मंथ्स बचेगा, और 9 के बाद आप क्या करेंगे 9/2 4.5। यदि आप हम इसको चार्ट से समझें तो सबसे पहला बिगनिंग में अगर हर महीने की स्टार्टिंग में करेगा तो 6.5, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में करेगा तो 7.5, और ड्यूरिंग 6 मंथ करेगा जो कि 6 महीने, खाली 6 मंथ का पीरियड लेना आपको। तो पहली ड्राइंग के बाद 6 महीने बचेंगे, लास्ट के बाद 1/2, तो 7/2 हो जाएगा आपका 3.5। अगर वहीं पे यदि मिडिल में देखें हर महीने के तो 6 मंथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके मिडिल में 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय, दैट इज 6/2, दैट इज 3। और यदि एंड में बात करें तो 5.5, 4.5, और यदि ड्यूरिंग 6 मंथ की बात करें एंड में तो 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5। तो ये होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको डायरेक्टली नॉर्मल फार्मूला लगा देना है, क्या लगा देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट इंटू
रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। तो ये जो आपने मंथ निकाले 4.5 3.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अब अलग अलग, अगर अलग अलग लेवल पर ड्राइंग करेगा तो आप क्या करोगे, जितना भी मंथ बचेगा उस मंथ के हिसाब से आप क्या कर लोगे, ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर लोगे स्पेसिफिक पीरियड के लिए। अब यदि क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दिया है तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करनी है ओनली फॉर 6 मंथ। तो आप एवरेज पीरियड क्या ले लेंगे, इसका 6 मंथ ले लेंगे। अगर आपको क्या नहीं दी है, डेट नहीं दी है या कौन सी डेट को उसने विड्रॉ करा है, आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपका जो एवरेज निकलेगा, एवरेज जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कितने मंथ पे कैलकुलेट करना है, 6 मंथ पे कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और ये किसी रेशियो में, जैसे बाई चांस 3:2:1 के रेशियो में किसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब होगा क्या, यहाँ पे हो सकता है ए और सी जो है वो मिलके गारंटी ले लें किसकी, बी की, कि हाँ आप कम से कम इतने का प्रॉफिट अर्न करोगे। और यदि वो नहीं करेंगे तो ये जो पार्टनर्स है वो अपने रेशियो में उसको शेयर दे देंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। इसको हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट में आपको याद रखना है क्या होता है, ये यदि पार्टनर्स ने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए और उसके बाद कोई एरर आ जाता है, एरर मतलब कि किसी तरीके की गलती उसमें अकाउंट्स में हो जाती है, बाई चांस आपने कोई चीज़ लिखी नहीं जिसको आप बोलते हो ओमिशन, या हो सकता है कोई चीज़ देनी थी 6% पे आपने दे दी 9%। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, क्योंकि हम दोबारा सारे अकाउंट ओपन करें और सारे अकाउंट्स में सारी चीज़ों को फिर करेक्ट करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम जनरली एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देते हैं, जिसके थ्रू जो भी पार्टनर सरप्लस में होगा या जो भी पार्टनर सरप्लस में होगा, वो जो जो लूजर पार्टनर होगा या फिर एक तरीके से जिस पार्टनर को कम पैसा मिल रहा होगा, है ना, सेक्रीफाइस करा होगा जिसने थोड़ा बहुत अपना पैसा, उस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हमारा एक टेबल बनेगा, पूरा पूरा तरीका होगा उसको समझने का। ओमिशन के केस में क्या करना है, ज़्यादा बांट दिया तो क्या करना है, कम बांट दिया तो क्या करना है, गलत बांट दिया तो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये सारे हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ समझ में आई होंगी इस चैप्टर के बारे में। ये आपका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के बेस बनाने के लिए। बाद में हम जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको सारी ही चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू।